हेलो एवरीवन। आज हम समझेंगे पब्लिकेशन एथिक्स एंड मिसकंडक्ट क्या होता है। ये थर्ड यूनिट है रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स की। सबसे पहले एथिक्स समझते हैं क्या होता है। तो एथिक्स एक लैटिन वर्ड इथोस से ड्राइव हुआ है जिसका मतलब होता है करेक्टर। अगर आसान भाषा में समझें तो एथिक्स सेट ऑफ रूल्स है जो कि डील करता है व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग, व्हाट इज़ गुड प्रैक्टिस और बैड, व्हाट इज़ मोरल और इमोरल। एथिक्स जो है गाइड करता है मैन को टू बिकम गुड। अब हम समझते हैं कि पब्लिकेशन क्या होता है। तो पब्लिकेशन एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है रिसर्चर्स को अपने वर्क, आइडियाज, थॉट, मेथड्स को कम्युनिकेट करने के लिए वर्ल्ड के साथ। ये एक परमानेंट रिकॉर्ड बना देता है और ऑथर को रिकॉग्नाइजेशन और एक्नॉलेजमेंट देता है उसके एफर्ट्स के लिए। रीडर जो है उस वर्क को पढ़ते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं अपने वर्क में। पब्लिकेशन एथिक्स के को हम तीन पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं: मोरल पर्सपेक्टिव, प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव एंड लीगल पर्सपेक्टिव। मोरल पर्सपेक्टिव से जब हम देखते हैं तो हम रेफर करते हैं पब्लिशिंग फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड डेटा को। जब हम प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं तो हम रेफर करते हैं नॉट गिविंग ड्यू क्रेडिट टू कंट्रीब्यूटिंग ऑथर्स। और जब हम लीगल पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं तो हम रेफर करते हैं वोलेशन ऑफ कॉपीराइट्स और अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को। अब हम समझते हैं पब्लिकेशन एथिक्स के टाइप्स क्या हैं। तो पब्लिकेशन एथिक्स के मेजरली 9 टाइप्स हैं जिसमें आता है डेटा फॉल्सिफिकेशन एंड फैब्रिकेशन, प्लेगरिज्म, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ड्यूल पब्लिकेशन, इनएप्रोप्रिएट ऑथरशिप, गिफ्ट ऑथरशिप, घोस्ट ऑथरशिप, साइटेशन मैनिपुलेशन एंड सलामी स्लाइसिंग। अब हम इन सबको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है डेटा फैब्रिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन। फैब्रिकेशन ऑफ डेटा का मतलब ये है कि आपने फेक डेटा जनरेट कर लिया या फिर आपने अपना रिजल्ट जो है उसको ऐसे डेटा पे बना दिया जो आपने एक्चुअल में कैलकुलेट ही नहीं किया था, तो उसको कहा जाता है डेटा फैब्रिकेशन। जबकि डेटा फॉल्सिफिकेशन होता है कि आपने मैनिपुलेट कर दिया अपने डेटा को या आपने रिमूव कर दिया आउटलायर्स को जिससे कि आपका रिजल्ट आपके मन चाहे अकॉर्डिंग आए। रिसर्चर्स को इंश्योर करना चाहिए कि वो पब्लिश करें एक्यूरेट एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ एक्सपेरिमेंट। सेकंड पब्लिकेशन मिसकंडक्ट में आता है प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म का मतलब होता है लिटरेरी थीफ। अब इसके जो है मेजरली 6 टाइप्स हैं। एक होता है डायरेक्ट प्लेगरिज्म, सेल्फ प्लेगरिज्म, मोसाइक प्लेगरिज्म, एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म, पैराफ्रेजिंग, कंप्लीट प्लेगरिज्म। तो अब एक एक करके समझते हैं। डायरेक्ट प्लेगरिज्म होता है कि आपने वर्ड बाय वर्ड कॉपी कर लिया किसी का वर्क और आपने उसको साइट नहीं किया, तो उसे कहा जाता है डायरेक्ट प्लेगरिज्म। सेल्फ प्लेगरिज्म में होता है कि आपने अपना ही पुराना वर्क जो है उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया, इसको कहा जाता है सेल्फ प्लेगरिज्म। मोसेक में ये होता है कि आपने किसी दूसरे का कोट इस्तेमाल किया बिना कोटेशन मार्क के, तो उसे कहा जाता है मोसेक प्लेगरिज्म। एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म ये होता है कि आपने सोर्स को साइट ही नहीं किया या फिर आपने मिस कोट कर दिया, तो उसको कहा जाता है एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म। पैराफ्रेजिंग में आप किसी और का वर्क उठाते हैं और उसके वर्ड्स चेंज कर देते हैं, तो उसे कहा जाता है पैराफ्रेजिंग। और कंप्लीट प्लेगरिज्म में ये है कि आपने पूरा वर्क किसी और का उठाया, बस अपना नाम उसको दे दिया। अब थर्ड मिसकंडक्ट पे आते हैं जो कि है ड्यूल सबमिशन। ड्यूल सबमिशन क्या होता है कि एक ही टाइम पे आपने एक से ज़्यादा जर्नल्स में अपना आर्टिकल पब्लिश करने के लिए दे दिया, या फिर आपने एक ही वर्क को डिफरेंट लैंग्वेज में पब्लिश करने के लिए दे दिया। अब इसकी वजह से इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं, ये जो है वेस्ट कर देता है टाइम एंड एफर्ट को रिव्यूअर के, और ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है रिसर्चर्स में कि वो किस वर्क को साइट करें। अब समझते हैं इनएप्रोप्रिएट ऑथर कंट्रीब्यूशन या फिर इनएप्रोप्रिएट ऑथरशिप क्या होती है। तो पहले ऑथरशिप को समझते हैं। ऑथरशिप होता है कि आप किसी पर्सन के काम को आइडेंटिफाई कर रहे हो इन अ नोट वर्दिंग वे, तो उसे कहा जाता है ऑथरशिप। इनएप्रोप्रिएट ऑथरशिप क्या होती है कि आपने एक्सक्लूड कर दिए उन ऑथर्स को जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था उस वर्क में, और आपने इंक्लूड कर लिया उन ऑथर्स को जिन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया था उस वर्क में, तो इसे कहा जाता है इनएप्रोप्रिएट ऑथरशिप। अब हमें जो है कंट्रीब्यूटरशिप का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि हमें जब पब्लिश करें तो हमें बताना चाहिए
हर ऑथर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है उस वर्क में, हमें प्रॉपर को ऑथर्स को साइट कर प्रॉपर को ऑथर्स को मेंशन करना चाहिए। और वो लोग जिन्होंने उस वर्क में मदद की है लेकिन उनका काम इतना नहीं है कि उनको हम को ऑथर बना सकें, तो उनको हमें एक्नॉलेजमेंट में इंक्लूड करना चाहिए। अब आते हैं गिफ्ट ऑथरशिप। गिफ्ट ऑथरशिप होती है कि आप किसी दूसरे ऑथर का नाम लिख देते हो, या तो आपको पैसों का लालच होता है उस वजह से, या फिर आप पे ऑब्लिगेशंस होते हैं इस वजह से। तो ऐसे पर्सन का नाम लिखना जिसने उसमें कंट्रीब्यूट नहीं किया है फॉर इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग इज नोन एज गिफ्ट ऑथरशिप। घोस्ट ऑथरशिप होती है कि आपने किसी इन्फ्लुएंशियल साइंटिस्ट या रिसर्चर का नाम इस्तेमाल किया है जिससे कि आपकी जो पब्लिकेशन है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि ऑथर का अपना कुछ पर्सनल इंटरेस्ट है या फिर फाइनेंशियल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है उस वर्क से, जिसकी वजह से बायसेस आ रहे हैं ऑथर के जजमेंट्स में और रिजल्ट्स में। इसको कहा जाता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब साइटेशन मैनिपुलेशन क्या होता है? जब आप अननेसेसरी साइटेशंस करते हो जिससे कि आपकी जो साइटेशंस हैं वो ज़्यादा हो जाएं, तो आप अपने पुराने काम का साइट कर देते हो या आप अपने दोस्त के काम को साइट कर देते हो, तो उसको कहा जाता है साइटेशन मैनिपुलेशन। सलामी स्लाइसिंग होता है कि आप जो आपका वर्क है उसको आपने डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में बांट दिया और अब आप उन पार्ट्स को पब्लिश कर रहे हो, और ये आप इसलिए करते हो कि जिससे आपकी नंबर ऑफ पब्लिकेशंस बढ़ जाएं। जबकि अगर वो सारा वर्क एक साथ पब्लिश किया जाता तो वो ज़्यादा मीनिंगफुल रहता है, तो उसे कहा जाता है सलामी स्लाइसिंग। अब क्या रीजंस हैं पब्लिकेशन मिसकंडक्ट के? तो एक तो अवेयरनेस की कमी है ऑथर्स के बीच में, दूसरा ऑथर्स पे पब्लिकेशन प्रेशर होता है जिसकी वजह से वो पब्लिकेशन मिसकंडक्ट कर जाते हैं। फिर जो मॉनिटरिंग और कंट्रोल मैकेनिज्म है वो इतनी रोबस्ट नहीं है, लोग उनसे बाईपास होने का रास्ता निकाल लेते हैं। फिर एकेडमिक एडवांसमेंट एंड प्रमोशन के लालच में आप कई बार मिसकंडक्ट कर जाते हो, और जो कंपटीशन है आपका अपने ही कलीग्स के साथ, उसकी वजह से भी आपको पब्लिकेशन मिसकंडक्ट जो है कर जाते हैं। अब इससे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? इससे जो है रिसर्चर का करियर ख़त्म हो सकता है, उसकी एकेडमिक अचीवमेंट्स को वापस लिया जा सकता है, ये जो है टाइम, फंड और रेपुटेशन को ख़राब कर देता है, एडिटर की भी, रिव्यूअर की भी और रिसर्चर की भी। ये डिस्ट्रॉय कर देता है पब्लिक ट्रस्ट को ऑन रिसर्चर्स। अब इथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जो कि इंश्योर करेंगी कि हम पब्लिकेशन मिसकंडक्ट ना करें? तो हम होनेस्टी और केयरफुलनेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्टिविटी और इंटीग्रिटी को इंक्लूड कर सकते हैं, हम इंश्योर कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी को, हम एक रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन और रिस्पॉन्सिबल मॉनिटरिंग सिस्टम बना सकते हैं, हम लीगलिटी को बढ़ा सकते हैं, हम नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड कॉम्पिटेंस को इंक्लूड कर सकते हैं। इन एथिकल रिक्वायरमेंट्स के साथ हम पब्लिकेशन मिसकंडक्ट कम कर सकते हैं। थैंक यू।